तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां इतनी धंस गई है कि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आरक्षण देश के विभाजन की नींव रखने वाला है। इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे। जोर है, शोर है, दावे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, प्रहार है तो पलटवार है। शब्द बाणों की बौछार के बीच एक दूसरे की सियासी मंशा पर सवाल है। ऐसे में जब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तल्खी का मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी ने अपने सियासी शत्रुओं पर जुबानी ब्रह्मास्त्र दागने शुरू कर दिए हैं। 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा चुके बीजेपी के दोनों नेताओं ने इंडी गठबंधन के नेताओं की कमजोर कड़ी पर चुन चुन कर चोट करना शुरू कर दिया है। सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खेलाए। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बन करके बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया। धार्मिक आधार पर दिया जाने वाला कोई भी आरक्षण देश के विभाजन की नींव रखने वाला है। इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था। तीसरी बार सत्ता में वापसी कर हिंदुस्तान के मान को आसमान में ले जाने की प्रतिबद्धता बार बार जताने वाले बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। रणनीति में जबरदस्त बदलाव आया है और यह तब हुआ जब पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो डिकोड किया गया, फिर हिंदुत्व पर फोकस को बढ़ाया गया। दोनों के लहजे में आक्रामकता बढ़ गई है, विपक्ष पर सीधी चोट शुरू हो गई है और पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्शन भी बढ़ गया है। यह दृश्य देखिए जो लोगों से सीधा जुड़ाव का नया साक्ष्य है। दीदी की देहरी पर जब उतरे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब वो सीधे उन कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, उनसे चुनावी बात की और मालदा सीटों के बारे में जमीनी जानकारी ली। मोदी का गारंटी हर घर में छा गया है। दोनों सीट प्रधानमंत्री मोदी जब मंच की ओर बढ़ रहे थे, तब दोनों तरफ कतारों में भगवाधारी समर्थक खड़े थे। हिंदुस्तान के प्रधान ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से मिलते हुए आगे बढ़े। मंच पर चढ़े तो महिलाओं के जरिए ममता बनर्जी की नीति और राजनीति पर जबरदस्त चोट की। मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया,
तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। 400 सीटों का लक्ष्य तय करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल बेहद अहम पड़ाव है। 2019 में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार ये गिनती बढ़ाने की तैयारी में है। दीदी का किला ढहाने के लिए पीएम मोदी आचार संहिता लागू होने के बाद 5 बार पश्चिम बंगाल जा चुके हैं। वो उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जो इंडी गठबंधन की फिक्र बढ़ाने वाली है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। दरअसल ये मंगलसूत्र और विरासत टैक्स सरीखा मुद्दा कांग्रेस के घोषणा पत्र से निकला वो हथियार है जिससे बीजेपी नेता इंडी गठबंधन पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कितने हथियार तैयार किए हैं मोदी और योगी ने, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 56 जनसभाएं कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 7 रोड शो भी किए हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने 39 जनसभाएं की, जबकि उन्होंने अब तक 5 रोड शो किए। बरेली में प्रधानमंत्री मोदी और योगी एक साथ सड़क पर उतरे। दोनों को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। खुली जीप में दोनों ने 34 मिनट में करीब 1.25 किलोमीटर का सफर तय किया। उससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद बीजेपी बार बार मंगलसूत्र का मुद्दा उठा रही, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र कर रही, गोकशी का मुद्दा उठाया जा रहा है, शरिया कानून पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी बोल रही। मंगलसूत्र का मुद्दा उठाकर बीजेपी एक मुश्त महिलाओं को साध रही है। राजनीति का रट्टा मारने वाले कहते हैं कि बीजेपी महिलाओं को गोल्ड और ज्वेलरी के नाम पर आगाह कर उसे इंडी गठबंधन से दूर करना चाहती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 2024 में केरल समेत 11 राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। 2019 के बाद से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नई महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। देश के 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं। मंगलसूत्र या कहिए कि ज्वेलरी महिलाओं के इमोशन से जुड़ती है। यही वजह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि मुख्यमंत्री भी बार बार मंगलसूत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा क्या? हालांकि कांग्रेस के नेता भी मंगलसूत्र वाले बयान पर उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लेकिन नैरेटिव सेट करने में माहिर बीजेपी के नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकले दूसरे हथियार यानी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर भी आक्रामक हैं। शहर शहर इसका जिक्र कर कांग्रेस पर चोट कर रहे हैं। ऐसे ही
कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर उनके घोषणा पत्र में दिखाई दिया। लोगों ने पढ़कर के निकाला तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे और पर्दे के पीछे कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, देश को उसकी भनक लग गई। देश के कान खड़े हो गए, देश चौंक गया। प्रधानमंत्री मोदी जिस हिडन एजेंडा का जिक्र सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, उसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने योगी आदित्यनाथ कुछ यूं विस्तार दे रहे हैं। इसमें देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या और अन्य ऐसे तत्वों को, जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है, तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब समाजवादी के गढ़ में खड़े थे, तब भी उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया था। उन्होंने कुछ यूं कांग्रेस के निजी कानून वाले घोषणा के बहाने हमला किया। कन्हैया की धरती पर आप गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। रुचि का खाने का मतलब गौ कसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? जिस राम और कृष्ण की धरती का जिक्र कर सनातनी फिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो सियासी तौर पर भी बीजेपी के लिए सबसे अहम है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में भी बीजेपी ने 62 सीटें यूपी में जीती थीं, जबकि 2 उसके सहयोगी दलों को मिली थीं। इस बार सभी 80 सीटें एनडीए के जीतने का लक्ष्य है। बीजेपी को इस बार राम लहर के आसरे उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भी राम का नाम लेकर इंडी गठबंधन को घेर रहे हैं। जो सपा वालों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन सपा वालों ने राम मंदिर न बने इसके लिए ढेर सारे खेल खेले थे, ये कांग्रेस वाले 7 दशक तक राम मंदिर बनाने से रोक रहे थे। अदालत में भांति भांति से रोकने की कोशिश करते थे। सब रोकने के लिए पाप करते थे, सपा हो या कांग्रेस। हालांकि क्लीन स्वीप करना इतना आसान नहीं। बीच चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी में कई चुनौतियां खड़ी हैं। मसलन राजपूत वोटरों में नाराजगी है। दोनों फेज में वोटिंग कम हुई है। बीएसपी ने कई सीटों पर पेंच फंसा दिया है। 2019 में 11 सीटों पर जीत हार का अंतर 25,000 से भी कम था। हालांकि हर चुनौती को चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी शक्ति लगा दी है। राजपूत बहुल सीटों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। अपने वोटर को घर से निकलने की अपील कर रहे हैं। राम का नाम लेकर बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर यह चुनाव आपको एक अवसर देता है। उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। मनाया है ना? आपको अच्छा लगा है ना? और बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं। इधर
इंडी गठबंधन के नेताओं की मंशा को चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कुछ यूं अपने सियासी शत्रुओं पर संकेतों में शाब्दिक प्रहार किया था। हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जाहिर है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी, दोनों मिलकर अपने सियासी शत्रुओं पर दो तरफा चोट कर रहे हैं। इस सब के बीच यूपी को लेकर अमित शाह भी चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। ये देश सरिया के आधार पर चलना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, चलना चाहिए? ट्रिपल तलाक वापिस आना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर आगे बढ़ी है। अमित शाह यूपी में भी एक्टिव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अवध क्षेत्र की 8 सीटों को साधने के लिए एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। कुल मिलाकर मोदी और योगी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी आक्रामकता बेहिसाब बढ़ा दी है। खासकर अपने हिंदुत्व के हथियार से कांग्रेस की हर कमजोर कड़ी पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन के नेता भी जवाब देने में जुटे हैं। ऐसे में किसका असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।